नमस्कार। आप सबका स्वागत है लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड में। यहाँ हम सुनते हैं वो कहानियाँ जिनमें दम है, जिसमें जिंदगी जीने का जज्बा, हिम्मत है और बदलाव लाने की ताकत है। ये वो कहानियाँ हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि अगर एक इंसान चाहे तो हजारों को इंस्पायर कर सकता है और कम्युनिटी की पावर कितनी बड़ी होती है। आज की हमारी गेस्ट सिर्फ एक लीडर नहीं है, वो अपने आप में एक मूवमेंट है। राजस्थान के गांव की मिट्टी से निकलकर सिर्फ एक कढ़ाई की सुई हाथ में लेकर उन्होंने सिर्फ कपड़ा ही नहीं बुना, बल्कि 50,000 से ज्यादा महिलाओं का भविष्य संवारा है। उन्होंने गांवों की आवाज को दुनिया के बड़े बड़े ग्लोबल स्टेजेस तक पहुंचाया है और ये परिभाषित किया है कि बिना किसी प्रिविलेज के लीडर कैसे बना जाता है। और इस सफर में उन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है। तो चलिए मेरे साथ स्वागत करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूमा दिवे जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड में। मुझे बताया गया कि आप 7 घंटे की फ्लाइट लेके बेंगलोर पहुंची हैं। बिल्कुल, आपने इनवाइट किया, आपने ये मौका दिया तो हमें तो आना ही था। और मुझे ये नहीं लगा कि इतना लंबा सफ़र करके हम आए हैं। एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। हम सब एक्साइटेड और हमारे दर्शक भी आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड होंगे और आपको सुनने के लिए एक्साइटेड होंगे, जो आपने भारत को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया है। और हम सब एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा रूमा जी कि हर बड़ा बदलाव एक छोटी चीज़ से शुरू होता है और आपके केस में एक वो क्या बोलते हैं कि एक कढ़ाई से शुरू हुआ था। ओके, जिसे ज़्यादातर घर में लोग बुनाई के लिए रखते हैं। तो आपको पहली बार ये कब लगा कि ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, इससे लोगों का भविष्य बदला जा सकता है? कब लगा आपको ये? देखिए, जब मुझे, क्योंकि आर्ट जीवन सबसे पहले तो एक अपना जीवन जीने के लिए आर्ट सबसे बढ़िया है। आर्ट का काम हम करते हैं एकाग्रत होके, हमारा ध्यान एक जगह रहता है, कई सारी चीज़ें हमें मिलती हैं और उसके अलावा हमें रोज़गार मिलता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। हमारा ध्यान एक जगह रहेगा तो हमें कई सारी टेंशन से दूर रखेगा। हमारा मन बिल्कुल शांत, और साथ साथ में जब हम काम करते हैं तो हमें रोज़गार मिलता है। तो इसी हिसाब से मैंने 2008 में सुई धागा हाथ में लिया और कढ़ाई का काम शुरू किया, क्योंकि मुझे काम की ज़रूरत थी, मुझे रोज़गार की ज़रूरत थी। उसी समय मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर पाऊँगी। तो बचपन में दादी से जो कढ़ाई का काम सीखा था, उसी को ही अपनाया और वहीं से हमने काम की शुरुआत की थी। रुमा जी, आपने एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ किया और आपने उन महिलाओं के लिए उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए उनको इस मकाम तक लेके आए। लेकिन इस सफ़र में आपने उनके परिवारों को कैसे भरोसा दिलाया कि ये एक आर्ट नहीं है, ये उनसे भविष्य बदला जा सकता है? बिल्कुल, परिवार वालों को लगता था कि पता नहीं ये कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब मैं काम कर रही थी और मुझे लगा कि ये काम सिर्फ़ मुझे ही ज़रूरत नहीं, मेरी और जो ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हैं, उनको भी रोज़गार की ज़रूरत है और मुझे उनको साथ में जोड़ना है। जब मैं उनके घर-घर जाती थी, घर तक पहुँचती, तो घर के लोगों के कई तरह के क्वेश्चन होते थे। आप कौन हैं? कहाँ से हैं? पता नहीं,
इनको क्या सिखा के जाओगे, कल ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी, तो इस तरीके के उनके क्वेश्चन होते थे। तब हमें लगता कि जो हम काम कर रहे हैं वही ठीक है, यहाँ पे किसी को काम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब महिलाओं से मुलाकात होती तो लगता है कि काम की ज़रूरत इनको है, इनको नहीं। तब घर वालों को समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है, इनको घर बैठे हम काम दे के जाएंगे और लेके जाएंगे। घर का पूरा काम करके जो दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी। तो ऐसे करके हमने घर वालों को समझाना शुरू किया, और जब उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई तो और भी बहनें साथ में जुड़ना शुरू हुई। धीरे धीरे विश्वास हुआ कि वास्तव में ये बहनें जो काम कर रही है ये सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आज वही बहनें जब बोलती है कि हमें मायके जाना है तो नहीं भेजते हैं, अगर रूमा देवी जी के साथ जाना है तो आप जाइए बिल्कुल बेफिक्र। क्या बात है, क्या बात। तो इस सफ़र में उनको कन्विंस करने में, उनकी फैमिली को कन्विंस करने में कितना कितना टाइम लगा आपको? टाइम लगा, इतना इजी नहीं था, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से हूँ, और बाड़मेर पूरा डेजर्ट एरिया है। वहाँ पे आज से 16 साल पहले ना पीने के लिए पानी था, ना जाने के लिए सड़कें थी। रेत के टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणियाँ बनी हुई है। वैसा नहीं है कि इकट्ठे गांव में लोग रहते हैं और अपन जाके आ गए, और 50+ डिग्री टेम्परेचर रहता है। ऐसी स्थिति में उनके घर जाना, और उसके बावजूद जब उनके ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आते थे तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा धीरे धीरे होगा, लेकिन हम करेंगे ज़रूर। तो वो हिम्मत हमने बनाए रखी, जिद थी हमारी कि हमें आगे बढ़ना है इसमें, और बहनों को साथ में लेके बढ़ना है। तो इस हिसाब से हमने ये कार्य जारी रखा, और धीरे धीरे ये कारवां 10 महिलाओं से 50,000 कब पहुंच गया हमें पता ही नहीं चला। 10 महिलाओं से 50,000 तक पहुंच गया ये। बिल्कुल। रूमा जी, आज आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई हैं, जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और उन आवाज़ों को आप रिप्रेजेंट करती हैं जो कि कभी गांव से बाहर भी नहीं निकली। ओके, जब आप ये आवाज़ें दुनिया तक ले गई तो सबसे ज़रूरी मैसेज क्या था, और आपने ये क्या सोच के या क्या मैसेज देने की शख्सियत से आपने आगे सोचने की बात करी? इसमें हर महिला के मन में ये रहता है कि हम कम पढ़ी लिखी है, या हम देसी पहनावा, या हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी। तो उस हिसाब से मैं सभी बहनों को यही बताती हूँ कि आप बिल्कुल निडर रहिए, क्योंकि झिझक होती है हर किसी बहन के मन में कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन बहनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक रूमा देवी को देखिए, गांव से थी, कम पढ़ी लिखी है, फिर भी आज वो पूरी दुनिया में जा सकती है, काम कर सकती है, कोई बाधा नहीं है। तो आप भी निडर होके जो आप आज सोच रहे हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारे लिए कोई पहनावा बाधा नहीं है, भाषा बाधा नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करिए और अपने करियर में आगे बढ़िए। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, जब मैं शुरुआत में बाहर निकली तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि मुझे सिर्फ मारवाड़ी आती है, हिंदी भी नहीं आती है, मैं कैसे लोगों से बात करूँगी, कैसे बाहर जाऊँगी। फर्स्ट बार मैं दिल्ली आई थी 2010 में। तो धीरे धीरे लैंग्वेज पकड़ना शुरू किया और कोशिश किया, तो हिंदी भी सीख ली। और उसके बाद में जब मैं जर्मनी गई तो वहाँ पे मैं ट्रांसलेटर साथ में लेके गई। वहाँ मेरा बैग ट्रेन में छूट गया। तो हम स्टेशन पे उतरे और मैंने कहा हमारा बैग, उसने इंग्लिश में बात करने की कोशिश किया। उस स्टेशन पे तो कोई था नहीं, सब मशीन से काम होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सेंट्रल पे जाइए, वहाँ आपकी हेल्प हो सकती है। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ वो ट्रांसलेटर वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने हिंदी में बोला मेरा बैग छूट गया, आप दीजिए। तो उन्होंने सोचा कि ये भाई अपनी लैंग्वेज में कोशिश कर रहे हैं, तो वो फटाक से लेके आए ट्रांसलेटर को, और आधे घंटे में मुझे बैग ला के दे दिया। उसी दिन मैंने ठान लिया भाषा कभी बाधा नहीं है, अपनी भाषा को ही महत्व दे, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि भाषा सीखना ज़रूरी है, कहीं पे भी अपने लिए काम आ सकती है, लेकिन बाधा नहीं है, अपने काम के लिए बाधा नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हमारे लिए बाधा नहीं बन सकती। मैं उन सभी बहनों को यही कहना चाहूँगी, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल है, आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। आपने सही बोला रूमा जी, कि हिम्मत भी एक
की कीमत होती है। बिल्कुल, हाँ, हमारी टैगलाइन यही है, जहाँ हुनर वहाँ कदर। वहाँ कदर। पर इन सब ऊँचाइयों के पीछे डाउट और संघर्ष भी ज़रूरी रहा होगा आपके, ज़रूर रहा होगा आपके पीछे, आपके लिए सबसे मुश्किल पल कौन-सा था, जब आपने सोचा कि चलो अभी हार मान लेते हैं, ओके? या उस वक़्त आगे बढ़ने की ताकत आपको कहाँ से मिली? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो बाधाएँ आती रहती हैं। लेकिन मैंने कभी कोई भी समस्या आई है तो उसको नेगेटिव नहीं सोचा। मैंने सबसे पहले जब फैशन शो करने की सोची थी, फैशन शो। फैशन शो। तो फैशन शो क्योंकि पहले हम गारमेंट्स बना रहे थे, होम फिनिशिंग के आइटम बना रहे थे। फिर लगा कि नहीं गारमेंट्स बनाएँगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे और ज़्यादा बहनों को काम मिलेगा। ये सोच के मैंने अलग-अलग जगह से फैब्रिक सोर्स करना शुरू किया। उसके बाद में साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाए। लेकिन ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एप्लिक में पहना हुआ कैसा लगेगा। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। तो मैं उस समय तो क्या मेरे दिमाग में ये था कि फैशन शो करना मतलब छोटे कपड़े पहनना, ऐसा फैशन शो होता है। मैंने एकदम से मना कर दिया कि मुझे फैशन शो नहीं करना है। फिर किसी ने बोला कि नहीं आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका फैशन शो कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक गाँव के आर्टिज़न को फैशन शो का मौका कहाँ मिलेगा? हुँ, हुँ। काफ़ी संघर्ष करने के बाद में राजस्थान में जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था। वहाँ जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी यही बोला कि रोमा जी आप एक आर्टिज़न हो, यहाँ पे बड़े डिज़ाइनर्स लोग आ रहे हैं, उनके साथ में आप कैसे कलेक्शन बनाएँगे? कैसे आप फैशन शो करेंगे? तो वहाँ मैंने ज़िद किया कि मुझे आप एक बार मौका दीजिए, मुझे फ़ैशन शो करना है। तो वहाँ से मौका मिला लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि मैंने तो कभी डिज़ाइन बनाई ही नहीं। क कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कैसे करेंगे, कलर थीम क्या लेंगे, कैसे कलेक्शन बनाएँगे उनके साथ में। तो मैंने एक और बड़े एनजीओ से हेल्प माँगी कि आप इसमें हमारी मदद करिए। तो उन्होंने भी यही बोला कि रोमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फ़ील्ड में काम करें वही आपके लिए बेटर है। तो उस समय मुझे लगा कि मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। उस समय ना तो मेरे पास में स्मार्टफ़ोन था कि मैं यूट्यूब पे से देख के कुछ बना लूँ। जैसा मुझे समझ में आया मैंने कलर लिया, मेरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तैयार किया, कलेक्शन तैयार किया, लेकिन मन में बहुत घबराहट थी कि किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आप मानोगे नहीं जैसे ही हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारी ऑडियंस और वही डिज़ाइनर्स खड़े होके तालियां बजाई और डिज़ाइनर भी इंटरनेशनल डिज़ाइनर थे, बीबी रसेल, अब्राहमन ठाकुर, हेमंत त्रिवेदी हुँ, वो। हुँ। और अगला जब शो हुआ तो अगला शो के लिए उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम वहाँ से बाड़मेर से बनाए। और उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर बनी और ट्राइबल आर्टिजनों की कला को प्रमोट करने के लिए हमने पूरी इंडिया में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग स्टेट में हमने फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए। उसके बाद में डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने क्या जीता। बात है! और उस बहुत दिन बढ़िया। मैंने ये ठान लिया कि कभी भी समस्या आती है तो हमें ये नहीं सोचना है कि अब हमारा रास्ता बंद हो गए हैं, वहीं से हमारा रास्ता शुरू होता है और वही सोच के हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमें नया सीखने को मिलता है। अगर उस दिन वो मेरी हेल्प कर देते तो मैं डिज़ाइनर कभी नहीं बन पाती। तो व्यूअर्स आप अगर सुन रहे हैं रूमा जी को, इन्होंने क्या बोला अभी कि कभी भी समस्याएं आपके सामने आए तो हार नहीं माननी और समस्याओं से जूझना है आपको। समस्याओं को आपने हेड ऑन लेना है, क्योंकि उन समस्याओं से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। रूमा जी, कभी आपको इस जर्नी में जब आप लीडरशिप, आपने हर चीजें लीड करी, आप एनजीओ के पास गए, आपने महिलाओं को या उनके घर को जाके उनसे बात करी और हर चीज़ में आपने लीडरशिप का एक जज़्बा दिखाया आपने। कभी आपको इस जर्नी पे लगा कि आप इस लीडरशिप जर्नी पे अकेली हैं? नहीं, मैंने मेरे खुद को अकेला कभी माना ही नहीं। मैंने खुद को कभी लीडर माना ही नहीं। मैं मेरी कम्युनिटी की बहनों के साथ में हूँ, हम सब साथ में मिलके आगे चल रहे हैं और उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। जब हमारे पास में हमारे कम्युनिटी का साथ होता है, तभी आज हज़ार हाथ मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। तो मैं कभी भी अकेली महसूस ही नहीं करती हूँ और मेरी इच्छा शक्ति मेरे साथ में है। ये मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी ज़िद, ये मेरे साथ में है, तब मैं अकेली बिल्कुल नहीं महसूस मेरी करती। कॉन्फिडेंस, मेरी ज़िद आपके साथ में है। तो आपने एक और चीज़ बहुत अच्छी बोली मेरे को कि आप लीडर नहीं हैं। आप कम्युनिटी को या अपनी बहनों को साथ लेकर चलती हैं। बिल्कुल। तो वो क्या मैसेज आप देना चाहेंगी जब आपने इतनी बड़ी
मूवमेंट चालू करी, वो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपने आप को लीडर समझते हैं? और आपने बोला मैं लीडर नहीं हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैंने हमेशा मेरे बारे में मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे बारे में कुछ काम हो। जब मैंने काम की शुरुआत की और मैं अकेली बैग बना रही थी और मेरे पास में कुछ बहनें आती थी काम के लिए, तो उनको काम की ज़रूरत है और मेरे पास में पीछे काम नहीं है। तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे पास में काम नहीं है, मैं इनको काम नहीं दूँगी। जो मेरे पास में होता, पहले मैं उनको देती और बहनों के लिए काम की तलाश के लिए हम बाहर निकल जाते हैं। आप खुद। बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने काम किया है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम मेरे तक ही सीमित रहे। कला है, कला को जितना फैलाएँगे, उतना बढ़ेगी, उतनी बहनों तक जाएगी और उतनी बहनों को रोज़गार मिलेगा। हमेशा से सोच यही रही है और आज भी मैं यही सोचती हूँ। मेरे लिए मैं आपको बताऊँ, आज से 16 साल पहले जिस घर में रहते थे, वही आज भी घर है। कभी मैंने मेरे लिए नहीं सोचा है। मैं मेरी बहनों के लिए हमेशा काम करूँगी, उनके साथ में रहूँगी, उनके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं हमेशा तैयार हूँ। सो दर्शकगण, आपने रुमा जी को अभी और भी सुना कि एक लीडरशिप सिर्फ लीडर नहीं होता है, लीडरशिप होता है कि आप दूसरे लोगों को भी अपनी सीख से अपनी नॉलेज दें और उनको अपने साथ चलने के लिए सिखाएं। तो रुमा जी, एक मूवमेंट चलाने के लिए सिर्फ डिटर्मिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए आपको शरीर और आत्मा दोनों के लिए एनर्जी चाहिए होती है। आप इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं आपकी, 10 से 50 हज़ार, आप अपनी सेहत, अपनी स्टेमिना और अपनी एनर्जी का ध्यान कैसे रखती हैं? बाड़मेर जैसी जगह में, जो आपने बोला कि कभी टेम्परेचर 50 डिग्री भी चली जाती है, आप अपने आप को कैसे एनर्जी देती हैं? देखिए, मेरी शुरुआत होती है सुबह मैं ध्यान मेडिटेशन से शुरुआत करती हूँ। सुबह 15 मिनट ध्यान करती हूँ और शाम को भी 15 मिनट ध्यान करती हूँ। हमारे गुरुदेव हैं रामलाल जी सियाग साहब, उनका गुरु मंत्र है, उस मंत्र का ही जप करते रहते हैं और साथ में जब भी हमें थकावट महसूस होती है, तो हम क्या करते हैं, बाकी लोग दिमाग फ्रेश करने के लिए कहीं जाते हैं, पार्टी करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हम कुछ बहनें साथ में बैठ के भजन करती हैं, हरजस करती हैं और उससे हमारा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। हमें लगता ही नहीं है कि हम कभी थके भी हैं। तो इस हिसाब से हमारा रूटीन चलता है और जो हमारा खान-पान है वो बिल्कुल देसी रहता है। कुछ बाहर की चीज़ें या फ़ास्ट फूड वग़ैरह हम नहीं खाते हैं। बाजरे की रोटी, कैरसंगरी की सब्ज़ी और देसी घी, गुड़, इसी के साथ में हम भोजन लेते हैं। ऐसा नेचुरल न्यूट्रिशन के नेचु साथ, और नेचुरल, नेचुरल, एकदम नेचुरल। एक तो नेचुरल न्यूट्रिशन के साथ है। रुमा जी, आज भी गांव की महिलाओं को अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है और उन्हें चुप रहने वाली या हेल्पलेस माना जाता है। अगर आपको गांव की औरतों के बारे में कोई एक भ्रम तोड़ना है तो वो क्या होगा? और आप दुनिया को उसकी जगह कैसे सच्चाई दिखाना चाहती हैं? बिल्कुल, देखिए अभी पहले से काफ़ी बदलाव आया है, महिला हर हर फ़ील्ड में है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को ये लगता है कि महिला कुछ नहीं कर पाएगी। तो उन बहनों को, उन भाइयों को मैं यही बताना चाहूँगी कि आप, रूमा जी एक रूमा देवी है जो कम पढ़ी-लिखी है, गाँव से है, दोहरों के बीच से आई है। अगर वो एक सुई धागा लेके और इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकती है, इतनी बहनों को साथ में लेकर जा सकती है, फिर भी लिमिटेशन है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। आज हमारे समाज में जो पढ़ी-लिखी बेटियाँ हैं, जो आईएएस अधिकारी है, कोई अच्छे पोस्ट पे गई है या और अच्छा काम कर रही है, आप उनको देखिए। इस तरीके से अगर हमारी समाज की बेटियाँ सारी आगे आ जाए, तो हमारी कम्युनिटी को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है। बिल्कुल। रुमा जी, आपने 50,000 से ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित किया है, उनकी लाइफ को छुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ आपकी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया होगा, जो आपको हमेशा दिल में छुआ होगा। ऐसी वो कौन-सी स्टोरीज़ हैं जो आज भी आपको याद है? चाहे वो बचपन की हो या आपकी आज तक की जर्नी में हो?
वो कौन-सी स्टोरीज़ हैं? देखिए, वैसे तो मेरी खुद की स्टोरी भी मतलब मुझे प्रभावित करती है, क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कि वास्तव में किस तरीके से हमने बचपन गुजारा है। और आज जब मैं गांव में जाती हूँ और बहनों से मिलती हूँ तो कई सारी ऐसी स्टोरियाँ सामने आती है कि वास्तव में आज भी इनको कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, इनको काम की ज़रूरत है। तो पहले मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मैं जब 4 साल की थी तब मेरी मदर की डेथ हो गई थी और बचपन मेरा बहाव में गुजरा। पानी की बहुत दिक्कत थी, तो मेरे पास में बैलगाड़ी होती थी और बैलगाड़ी से मैं पानी लाने का आप काम खुद? करती थी, मैं खुद। और इस बीच में जब भी टाइम मिलता तो दादी से कसीदाकारी का काम सीखती थी, क्योंकि कसीदाकारी का काम है वो हर घर में होता था। माँ अपनी बेटी को अपने हाथ से कुछ बना के देती थी, ताकि बेटी को जब ससुराल में माँ की याद आए तो वो अपनी सिंदूक खोल के अपने हाथ का, माँ के हाथ का प्रोडक्ट देख के ही वो तसल्ली करती थी। क्योंकि पहले फ़ोन नहीं होता था, अब तो याद आती है तो फ़ोन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो उस हिसाब से मेरी दादी भी घर में बनाती थी और मैं उनसे सीखी थी। 16-17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उससे पहले 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया, तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पाई। और शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा बेबी हुआ तो उसको साँस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, लेकिन उसको मैं नहीं ले जा पाई, उसको नहीं बचा पाई। तो उस समय मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि बचपन में माँ को खो दिया, फिर बच्चे को, अब ऐसी ज़िंदगी जी के क्या करना? कहीं नेगेटिव विचार आने लगे कि मैं ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि ज़िंदगी ख़त्म करने से अच्छा है मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। तो वहाँ से मैंने एक सुई धागा हाथ में लिया और छोटे-छोटे बैग बनाने की सोची कि क्यों ना मैं, जो गाँव की बहनें हैं वो मायके जाएगी तो सुंदर बैग ज़रूर लेके जाएगी, तो उनके लिए मैं बैग बनाना शुरू करूँ। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। लेकिन आज भी जब मैं गाँव में जाती हूँ तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, आज से 7 साल पहले की। एक महिला 10-15 महिलाओं के साथ में आती है, वो घूंघट में ही रहती है, बात भी नहीं कर पाती है। तो मैंने जैसे-तैसे करके उनसे बात किया कि मैं भी एक महिला हूँ, आप भी महिला हैं। तो मुझे आप बताइए आपकी क्या समस्या है? तो उनकी देवरानी-जेठानी बता रही है कि इनके हस्बैंड नहीं है, इनकी 3-4 महीने की बेटी है और इसकी ये परिस्थिति है। तो मैंने उनसे 2-3-4 बार बात करने की कोशिश किया, फिर वो खुली मेरे साथ में बात किया कि उसकी 3 महीने की बेटी है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सूखे टुकड़े पानी में भिगो के खा रही है, ऐसी स्थिति है। तो मैंने कहा आप संकोच छोड़िए, काम करिए, अपनी बेटी को भी पढ़ाइए, उसको भी अच्छे से पालिए और आप काम करोगे तो आपका मन भी लगा रहेगा और आपका घर भी आराम से चल पाएगा। आप हिम्मत मत हारिए, ठीक है, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है और आप हिम्मत से ही आगे बढ़ सकती है। तो फिर वो कुछ टाइम अपनी जेठानियों वगैरह को साथ में लेके आई। फिर मैंने कहा आप निडर रहिए, यहाँ पे सारी महिलाएँ हैं, आप काम कर सकती हैं, बिल्कुल आप बेचिंता रहिए। और आज वो हमारे एनजीओ में एकदम लीडर की तरह काम कर रही है। उनका नाम है खातू देवी जी और वो आराम से अपना घर चला रही है। तो ऐसी कई और है, जैसे एक सुगनी देवी जी है, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे मिले और मुझे आके बोला कि रोमा जी मेरे मुझे काम की ज़रूरत है और मेरे 4 बच्चे हैं, उनको मुझे पढ़ाना है और ज़्यादा हमारे पास में मज़दूरी है नहीं, मेरे हस्बैंड 5-6 हज़ार रुपये कमाते हैं, उससे हमारा घर भी नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा आपको काम क्या आता है? तो उन्होंने बोला कि मुझे बाकी तो कुछ नहीं आता है, एम्ब्रॉयडरी करना आता है। तो मैंने कहा आपके पास तो खजाना है, आप तो आपके पास में कला है, कला से तो बाकी चीज़ें पीछे है, तो आप आइए मेरे पास में। तो वो जब आए और उसके बाद में उन्होंने बाहर जाके भी ट्रेनिंग देना शुरू किया, महिलाओं को एम्ब्रॉयडरी सिखाना शुरू किया। उत्तराखंड भी गए, उत्तराखंड में माणा गाँव है एक, वहाँ पे वूलन की पंखी बनती है, तो पंखी के ऊपर वो सिर्फ़ प्लेन पंखी सेल करते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करके फिर हमारे इधर की एम्ब्रॉयडरी, राजस्थान की एम्ब्रॉयडरी वहाँ उत्तराखंड में की, आदान-प्रदान की कला की, तो वो एक बहुत सुंदर प्रोडक्ट बन गए, उनकी कीमत बढ़ गई और इस तरीके से वो निफ्ट में भी जाके सिखा रहे हैं, कहीं जलगाँव में भी जाके सिखा रहे हैं। इस तरीके से बहुत बड़ा दायरा बना लिया और आज सुगनी देवी जी के बच्चे हैं, वो 2 बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना जो फैमिली का भविष्य था वो बदल दिया। भविष्य बदल दिया। जब रुमा जी आप भविष्य की बात करती हैं तो
जो अगली पीढ़ी है, ये जो अगली पीढ़ी है, क्या वो भी सपने देख रही है कि रूमा जी ने जो आज सिखाया है और अगली पीढ़ी में भी जाके वो कंटिन्यू कर सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं बहनों के साथ में बैठती हूँ, गाँव में जाती हूँ और कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह होता है, तो वो बहनें जब कभी घर से बाहर नहीं निकली है, वो ट्रेनिंग के लिए आ रही है। घर का फटाफट काम करके टिफ़िन लेके वो ट्रेनिंग में पहुँच रही है और वो खुद का साइन करना सीख रही है। उनको इतना खुश देखती हूँ मैं कि वो खुद पेन हाथ में लेके अपना नाम लिखना सीख रही है वो। तो वो बताती है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो हम टिफ़िन बना के देते हैं, वैसी लाइफ़ हमें हमें लगती है। और घर में अगर छोटी-मोटी बात भी हो जाती है तो हम यहाँ आके एक-दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, टिफ़िन शेयर करते हैं और एकदम लाइफ़ अलग ही अलग लगती है। तो उनकी सोच है उसमें बदलाव आ रहा है कि हम तो नहीं पढ़ लिख पाए लेकिन हम हमारे बच्चों को ज़रूर फिर पढ़ाएँगे। पढ़ाएँगे। और बच्चे भी ये सोचते हैं कि अगर हमारी माँ ने इतना संघर्ष किया है तो हमें पढ़ लिख के इनके लिए कुछ करना है। तो ये दोनों तरफ से जब बदलाव आते हैं तो हमारे गाँव का भविष्य है वो उज्जवल होना ही है और नई पीढ़ी को एक नई सीख मिल रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। बिल्कुल। आपने अभी एक नाम लिया सुगड़ी देवी, सुगड़ी देवी जी, सुगड़ी देवी जी का। ये भी बाड़मेर से ही हैं? बाड़मेर से है बाड़मेर बिल्कुल। से ही हैं और आपने बोला कि सुगड़ी देवी जी जाकर आज एनआईएफटी में भी को हाँ, क्लासेस निफ्ट करती में निफ्ट वगैरह निफ्ट हाँ, में करती हैं। बिल्कुल। तो थोड़ी उसके बारे में बताइए ना बिकॉज़ बाड़मेर से एनआईएफटी में गई, निफ्ट में गई वो। बिल्कुल। उनका वो कैसे सफ़र रहा? बिल्कुल वो क्योंकि जब सुगनी जी बताते हैं कि मुझे मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है, घर से कभी बाहर नहीं निकली और उनको पता ही नहीं है कि जो मुझे एम्ब्रॉयडरी का काम आता है, मेरे पास में जो कला है, इसकी इतनी कदर है। जब फर्स्ट बार वो लिफ्ट में जा रहे थे तो मुझे बताया कि रोमा जी कैसे होगा, मैं कैसे बात करूँगी उनसे, वहाँ पे बच्चों के साथ में मैं कैसे बैठूँगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो मुझे बताया कि यहाँ तो सब एकदम मतलब इतने अच्छे से सीखना चाहते हैं और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे बच्चों को सिखा के, क्योंकि आज इतने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे अगर जब सुई हाथ में पकड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे जब वो दूसरी जगह पे जाके सिखाते हैं तो वहाँ पे भी महिलाएं बहुत आराम से सीखती है, खुशी होती है और उनको खुशी होती है कि ये कला तो ये सिर्फ मेरे तक ही रह जाती, बराबर। ये मुझे मौका मिला है इतनी शेयर बहनों करने का। को सिखाने के हाँ। लिए। तो वो बहुत खुश है। रोमा जी जब आपने अपने काम से इतने लोगों को प्रभावित किया, इतनी महिलाओं को प्रभावित किया, उनको रोज़गार की अपॉर्च्युनिटी दी। हम लोग भी अपनी कंपनी में अपनी सीएसआर प्रयासों के थ्रू ऐसे कई प्रोजेक्ट करते हैं और अभी हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ था ई ऑटो का प्रोजेक्ट जिसमें हमने ओके। कम से कम 100 महिलाओं को ई ऑटोज़ दिए। वाह। तो मुझे बताइए कि जब ये अपॉर्च्युनिटी छोटे-छोटे गाँवों में आती है और महिलाओं को ऐसी अपॉर्च्युनिटी दिखती है, तो उनमें क्या बदलाव आता है? उनको क्या अपॉर्च्युनिटी दिखती है? और आपका क्या मानना है कि ऐसे जब प्रोजेक्ट आते हैं, तो कैसे प्रभावित करते हैं वो? देखिए, जब ऐसे प्रोजेक्ट गाँव में आते हैं और वो भी हमारी बहनों के लिए, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, वो चीज़ें हो रही है। गाँव में बदलाव आ रहा है। महिलाओं के जो परिवार में इज़्ज़त होती है, वो बढ़ती है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम होगी, तभी उनको पूछते जो भी काम होता है, क्योंकि आज कोई भी कार्य होता है घर में तो महिलाओं से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन वो खुद सक्षम होती है, आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो उनकी भागीदारी उतनी की उतनी बन जाती है। और जब इस तरीके से प्रोजेक्ट आपने बोला कि हमने ई ऑटो। ई ऑटो 100 महिलाओं को दिया है, तो आज 100 महिलाएं नहीं 100 परिवार सक्षम हो रहे हैं। तो ऐसे हमें सीएसआर करना चाहिए, क्योंकि हर जगह बहनों को ज़रूरत रहती है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत रहती है, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत रहती है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। अगर सपोर्ट मिल जाए तो टैलेंट कोई कमी नहीं है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा इसी ई ऑटो को लेकर। जब ई ऑटो का ये प्रोजेक्ट आया था, जी। तो थोड़ी ऑब्जेक्शन भी आई थी बिकॉज़ ऑटो जो है वो पुरुषों का है, ओके? पुरुषों का क्या बोलते हैं काम करने का है। लेकिन जब ये हम लोग ई ऑटो औरतों के लिए या महिलाओं के लिए दे रहे थे, थोड़ी-सी ऑब्जेक्शन भी आई। तो
ऐसी महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या कर सकती हैं वो इससे? देखिए, हर चीज़ में समय के अनुसार बदलाव आना ज़रूरी है। जब पहले पढ़ाई की बात हुई, तो सिर्फ़ जेंट्स पढ़ते थे। स्कूल में कोई लड़कियाँ नहीं थी। धीरे-धीरे बदलाव आया, बेटियाँ भी पढ़ना शुरू हुई। अब पुलिस में भी जा रही है, टीचर भी बन रही है, आईएएस भी बन रही है, आर्मी में भी जा रही है, नेवी में भी जा रही है, तो हर जगह महिलाएँ आगे जा रही हैं, तो ऑटो चलाने क्यों नहीं जा रही है? वहाँ क्या दिक्कत है? आज एक इनके पास में साधन है, वो अपना रोज़गार खुद कर सकती है, तो ये सबसे बढ़िया मौका है उनके लिए और वो बिल्कुल कर सकती है। तो इस हिसाब से हमारी जो मानसिकता है, इसको हमें समय के अनुसार बदलना बहुत ज़रूरी है और जब बदलाव आएगा तभी हमारे समाज में भी बदलाव आएगा। थैंक यू रोमा जी। तो आपने सुना रोमा जी को कि के मानसिकता या मेंटल एटीट्यूड अपना बदलना पड़ेगा और वो बदलने के लिए आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है। जब तक आप बदलेंगे नहीं, जब तक आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं आते। तो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमेशा उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो रूमा जी, आपने महिलाओं के लिए इतना काम किया है, तो आपकी फाउंडेशन भी है। कुछ अपनी फाउंडेशन के बारे में बताना चाहेंगी आप? रूमा देवी फाउंडेशन है, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम तो करती है। जैसे महिलाओं को पहले ट्रेनिंग देना, क्योंकि काम तो सबको आता है, मार्केट के लिए कैसे उनको तैयार करना है, प्रोडक्ट कैसे क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्या कलर थीम लेना है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। और ट्रेनिंग के लिए हमारे गाँव की बहनें बाहर नहीं आती हैं, तो उन्हीं के घरों के बीच में ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग में पहले स्किल की ट्रेनिंग, फिर डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग, फिर मार्केट से लिंक करवाना, एक्सपोज़र करवाना, इस तरीके से उनको पूरा तैयार करना। अब वो खुद का बिज़नेस खुद कर सके, ऐसा तैयार करना। तो वो ट्रेनिंग देते हैं उनको। इसके अलावा उनकी जिस तरीके से मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई है, आज भी बच्चों की स्कूल छूट जाती है, वो पढ़ना चाहती है लेकिन स्कूल दूर होती है या आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आती है, तो उन बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं हर साल 20 से 25 लाख रुपए, ताकि उनका सपने ना टूटे, उनका आगे वो पढ़ाई जारी रख सके। और मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चियां अगर आगे आती है तो उनको 1-1 लाख रुपए के अवार्ड दिए जाते हैं, ताकि और भी बच्चियां मोटिवेट हो और इस फील्ड में आगे आ सके। ज़्यादातर हमारे उधर अगर बच्चियां पढ़ भी रही है तो या तो वो टीचर बनेगी या पुलिस में जाएगी या एएनएम बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो उन बच्चों को हम प्रेरित करते हैं कि आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप आईएएस भी बन सकते हैं, आप सोच बड़ी रखिए, आप ज़रूर कुछ ना कुछ बन पाएँगे। तो उस हिसाब से उनको तैयार करते हैं और बाकी रूमा देवी फाउंडेशन की तरफ से हेल्थ के लिए काम करते हैं, हुँ। क्योंकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ के जो पुरुष लोग हैं, वो मज़दूरी के लिए बाहर जाते हैं। प्लान करते हैं, जैसे गुजरात हो गया या कर्नाटका, इधर रहते हैं। और महिलाओं को छोटी-मोटी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वेट करती रहती है कि हमारे हस्बैंड जब घर आएँगे तब हॉस्पिटल लेके जाएँगे। तब तक वो जब तक वेट करती है तब तक उनकी बीमारी बड़ा रूप ले लेती है। तो ऐसे में रुमा देवी फाउंडेशन की तरफ से मोबाइल वैन जाती है, उनके गाँव-गाँव, घर-घर डॉक्टर्स की टीम रहती है, उनका हेल्थ चेकअप करती है और ख़ास करके आई चेकअप जो हाथ से काम करती है, तो आँखों पे ज़्यादा हुँ। ज़ोर पड़ता है। तो आई चेकअप के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनके आई टेस्ट करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सच में भी देते हैं। तो इस तरीके से उनके हेल्थ केयर का भी ध्यान रख रही है ये हमारी बहनों का। और कोविड में एक ऐसा समय आया था जिस समय सब हार मान चुके थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब रूमा देवी फाउंडेशन ने घर घर राशन किट तो पहुंचाई थी, लेकिन साथ में प्रशासन ने ये भी बोला कि आप यहाँ पे जो ब्लड पतला करने वाले इंजेक्शन आते हुँ, हैं हुँ। उनकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसकी व्यवस्था करवाइए। तो उस समय 3.5 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाए। उस समय बाड़मेर जैसी जगह पे पहुंचना बहुत मुश्किल था। बराबर। तो वो व्यवस्था है। और इसके अलावा मैं जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई और वहाँ की एजुकेशन का लेवल देखा,
तो मुझे लगा कि हमारा राजस्थान बहुत पीछे है, मुझे वहाँ जाके उनके लिए कुछ करना है। वो जो स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं बच्चों की, वहीं से मेरी सोच बनी थी और आज हम उनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं और साथ में एक नई सोच, नई उड़ान के तहत जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर थे और आज उन्होंने अप किया है, उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं और कुछ राशि के साथ में स्कूल, हर स्कूल में जाके, सरकारी स्कूल में जाके, ताकि और बच्चे मोटिवेट हो जो सोच रहे हैं कि ये तो होशियार था ही, मैं नहीं बन सकता। नहीं, ये भी कमज़ोर था, आज होशियार है, आप भी होशियार इसके जैसे बन सकते हैं। बराबर। तो इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो अपने करियर में आगे बढ़ सकें। तो जो अपने वहाँ की जो फ़ोक है, कला है, म्यूज़िक है, जो आर्ट है, वीणा पे जो भजन गाए जाते हैं, 5 तारा वीणा जो मीराबाई का, हमारे उधर मीराबाई हुई थी और मीराबाई ने वीणा पे जो भजन गाए थे संतों के, कबीर के, गोरख के, मीरा के, तो वो वाणियाँ धीरे-धीरे ख़त्म हो गई। पहले गाँव में जागरण होती थी, पूरी रात बैठ के गाते थे। शाम को गणेश वंदना से शुरुआत होती थी, फिर सुबह 7 बजे आरती होती थी और जैसे-जैसे रात ढलती ना वैसे-वैसे गायकी होती थी। हेलियाँ, फकेरियाँ, सुबह प्रभातियाँ, कनुड़ा, इस तरीके से गाई जाती थी और वो सारे इतने सिस्टमैटिक और जो सुनने वाले थे उतने मतलब प्रभावित होते थे और शांति मिलती थी सुनने से। लेकिन ये चीज़ें समय के अनुसार धीरे-धीरे गाँव में ही सिमट गई। तो उन आर्टिस्ट को हम बाहर लेके आ रहे हैं, नए-नए आर्टिस्ट को तैयार कर रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं और जो वीणा है 5 तारे का, वो वीणा बनाने वाले कारीगर भी बहुत सीमित रह गए। तो वीणा बनाने के लिए हम उनको ऑर्डर देते हैं और आर्टिस्टों को गिफ्ट करते हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट बसे रहे, बजाने वालों को अच्छे प्लेटफ़ॉर्म मिले। ये हमारा 365 डे का काम है। रोज सत्संग होती है शाम को, गांव से नए-नए कलाकार आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं और उनको अब अच्छे-अच्छे मंच भी मिल रहे हैं। विदेशों में भी लोग बुला रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ की लोकल जो फ़ोक आर्ट है, इसको भी हम बचा के रख रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर थी और मैरी कॉम ब्रांड एम्बेसडर थी। तब मुझे पता चला कि मैरी कॉम 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद बॉक्सिंग में भारत के लिए इतने गोल्ड मेडल लेके आई है। क्योंकि मैं जब 8वीं में पढ़ रही थी तो एक बार टूर्नामेंट जाने का मुझे भी मौका मिला था, लेकिन उसके बाद मेरे सपने तो वहीं रह गए। लेकिन उनको, मैरी कॉम को जब देखा तो मैंने कहा राजस्थान के बच्चों में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो संसाधनों की कमी के कारण वो आगे नहीं आ रही है। तो मुझे उनके लिए कुछ करना था। उसके बाद जब मैं लंदन गई तो वहाँ पे लॉर्ड्स जो स्टेडियम है उसको देखा तो मुझे लगा कि ऐसा स्टेडियम वहाँ बनना चाहिए ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो तैयारी करके बाहर जा सके। तो 2 साल उस पे मंथन चला, पूरा नक्शा तैयार हुआ और आज उस स्टेडियम का काम चल रहा है और जल्दी पूरा होगा और वहाँ के बच्चों के लिए बाड़मेर में खास करके इंडोर स्टेडियम बन रहा है, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए भेजते नहीं है। स्कूल से घर वापस आती है तो वो अगर बोल दे कि हमें खेलने के लिए जाना है तो वो भेजा नहीं जाता है। तो उनके लिए सेपरेट इंडोर स्टेडियम तैयार हो रहा है ताकि उनको वहाँ पे मौका मिले और वो अपने ओलंपिक तक जा सके। तो इस तरीके से रूमा देवी फाउंडेशन है जो काम कर रहा है, जो विरासत हमारी कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में हर प्रयास कर रहा है। एक तरह से कहें कि मैंने मेरी ज़िंदगी में जो करना चाहा और मैं नहीं कर पाई, वो उन बहनों को महसूस ना हो, उनके लिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। तो इस तरीके से रूमा देवी फाउंडेशन अभी काम कर रहा है। आपने एक चीज़ बोली, नई सोच, नई उड़ान। बिल्कुल। और आपने भारत की जो कल्चर है, भारत का जो नाम है, अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप लेके गई। आपका वो क्या मैसेज है नई सोच, नई उड़ान को लेकर आज की कॉरपोरेट के लिए, या आज के जो हमारे जो दर्शकगण हैं जो सुन रहे हैं आपको, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उनको?
नई सोच नई उड़ान का मतलब यही है कि भाई आज हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम इतना ही कर पाएंगे। आप नया सोचो ताकि आप कुछ नया कर पाओ, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। अगर हम दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देंगे तो कोई अंत नहीं है काम का। हम कितना भी काम को बढ़ा सकते हैं, उसका दायरा बढ़ सकता है और उसमें लोग जुड़ सकते हैं और कारवां बढ़ता ही जाएगा, लोग साथ में आते जाएंगे और इस तरीके से हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो सक्षम होते जाएंगे और हमारा देश मजबूत होता जाएगा। बहुत बढ़िया। आपने बोला कि आप लंदन गई, आप जर्मनी गई, कौन-कौन से देशों में आप अपना पूरा लेके अब दब रूमा देवी गई हैं सब जगह? नहीं, मैं वैसे काफ़ी जगह गई हूँ, जर्मनी, पेरिस, लंदन, यूएस में काफ़ी स्टेट में, क्योंकि यूएस अपने आप में इतना बड़ा है तो काफ़ी स्टेट में जैसे ह्यूस्टन और वाशिंगटन, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सियाटल, काफ़ी जगह लॉस वेगास वगैरह हमने और सबसे फेवरेट जगह घूम कौन-सी है आपकी? वैसे वैसे तो सारी जगह अच्छी लगी, क्योंकि मैं जहाँ पे भी गई हूँ, काम हुआ वापस। कहीं घूमने जाने का मौका नहीं मिला और ना वो दिमाग में रहता है, काम ही दिमाग में रहता है, तो काम होते ही वापस आ जाते हैं। तो जहाँ हमें काम का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, वही जगह हमारी फेवरेट। फेवरेट होगी। बिल्कुल। बाड़मेर तो सबसे फेवरेट होगी आपकी। बिल्कुल। अच्छा रूमा जी, आप बाड़मेर ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान पूरा हमारा हिंदु फेवरेट है। बहुत बढ़िया। पूरा हिंदुस्तान रूमा जी का फेवरेट है, तो रूमा जी, आपको अभी एक अवार्ड भी मिला था, पुरस्कार भी मिला था आपको। ज़रा बताएँगे उस पुरस्कार के बारे में? दीपावली पे मिला था मेरा ख्याल आपको। बिल्कुल, मैं पुरस्कार की बात करूँ तो आपको थोड़ा-सा विस्तार से बताना चाहूँगी। बिल्कुल। सबसे पहले मुझे बाड़मेर में जिला कलेक्टर के हाथों से जब सम्मानित किया गया, अवार्ड मिला, तो मुझे लगा कि कोई सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम करने वाले को कोई अवार्ड भी मिलता है। मतलब इतनी खुशी हुई, लेकिन मैंने उसी दिन सोचा कि ये सिर्फ़ अवार्ड नहीं है, ये एक ज़िम्मेदारी है और मुझे इस ज़िम्मेदारी को आगे लेके जाना है। तो पूरी ज़िम्मेदारी से मैंने काम किया, तब महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से अवार्ड मिला, तब लगा कि ये तो और बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई। लेकिन जब राष्ट्रपति जी के हाथों से नारी शक्ति पुरस्कार मिला, तो लगा कि हम तो दिल्ली आते, दूर से राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन राष्ट्रपति भवन में जाके राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान लेंगे, ये कभी नहीं सोचा था। उसके बाद में सम्मान लेने के बाद में उनके साथ में बैठ के चाय नाश्ता करेंगे, दूसरे दिन एट होम प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी के साथ में भोजन करेंगे। लेकिन ये जो अचीवमेंट है, ये सिर्फ मैं मेरी अकेली का नहीं मानती, मेरे साथ में जो मेरी 50,000 बहनें हैं, उन सभी का है। और ऐसे अवार्ड और भी बहनें लेके आएगी, तब मैं मानूंगी कि मेरी सक्सेस रही। इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड्स मिले। उसके बाद में इंडिया टुडे के कवर पेज पे भी आया, उसके अंदर 3 पेज की स्टोरी भी आई। और इस बीच में मुझे केबीसी से भी कॉल आया कि भई हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो मैं आपको सही बताऊँ, हमारे घर में पहले ना लाइट थी, ना टीवी था। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। तो जब 3-4 महीने पहले ही मेरे देवर घर में एक सेकंड हैंड टीवी लेके आए थे और केबीसी के बारे में थोड़ा-सा सुना था। और मेरे पास में जब कॉल आया कि हम केबीसी से बोल रहे हैं और आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो मैंने कहा ज़रूर फेक कॉल होगा, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन आंसर होते हैं, पढ़े-लिखे लोग जाते हैं, मैं क्या करूँगी वहाँ जाके? तो मैंने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वापस कॉल आया दूसरे दिन उनका कि हम सोनी चैनल से बोल रहे हैं और हमारा जो केबीसी का एपिसोड चलता है, उसमें हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको एज़ ए गेस्ट के तौर पे, जो हमारा फ्राइडे को स्पेशल शो होता है उसमें, और आप समाज में इतना अच्छा काम कर रही हैं इसलिए। तो मैंने कहा आप मेल भेजिए। फिर उनका मेल आया, फिर उनकी टीम आई बाड़मेर में, 5 दिन तक शूटिंग चली। फिर मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया और एक पूरा दिन वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी के साथ में शूट करने का मौका मिला। तो लगा कि वास्तव में मतलब इस काम की इतनी कदर, कदर। हुँ। और वहाँ हमें काम को दिखाने का भी मौका मिला। तो इस तरीके से हमारी कला की जो कदर हुई और ये जो अचीवमेंट हुए, तो ये सारे अचीवमेंट हमारी बहनों के हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं तब और बहनों को भी हिम्मत आती है कि अगर रूमा जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, बराबर। अगर रूमा जी अवार्ड ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इस तरीके से उनके लिए कई रास्ते खुले हैं और वो देख के मुझे खुशी होती है। कोई महिला ऐसे आके मुझे बोलती है कि रोमा जी, आपका हमने वीडियो देखा था और मैंने मेरे गांव में काम की शुरुआत की और आज मेरे साथ में 300 महिलाएं जुड़ी हुई है, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ।
इतनी खुशी महसूस होती है कि वास्तव में आज कोई एक वीडियो देख के उसको अपना करियर बनाने के लिए अपना ही नहीं अपने साथ में आज इतनी महिलाओं को लेके साथ में लेके चल रही है, तो ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे आके बोलती है तो। एक बार गाँव की महिला बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, वो महिला बोलती है कि अगर रूमा दीदी कर सकती है तो हम क्यों नहीं। एक मैं अभी रिसेंटली आपको स्टोरी बताती हूँ। मैं जयपुर में थी और एक स्टॉल पे लेडीज थी, तो मुझे बोला कि मैं राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर हूँ जिसमें 50 लाख बहनें जुड़ी हुई है। अलग अलग समूह में अलग अलग काम करती है वो। फार्मर भी है, खाद्य सामग्री भी बनाती है और हैंडमेड प्रोडक्ट भी बनाती है। तो इस तरीके से तो मैं जब राजीविका का एग्जीबिशन लगा हुआ था जयपुर गई थी, और एक लेडी आके बोलती है, रूमा दीदी आप है ना जालोर आओ ना तो हमारे इधर आना। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं है, मैंने तो आपको देख के ही ये शुरू किया है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो मैं सिरोही से जालोर जा रही थी, उनको पता चला आज इधर से जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मैसेज किए, हालांकि अंधेरा हो गया, फिर भी मैंने कहा मैं इनके यहाँ जाके आऊँगी। और मैं गई वहाँ पे तो 15-20 महिलाएं बैठी। मैंने कहा इन्होंने बुलाई होगी, मैं आई तब। फिर पता चला कि ये बुलाई हुई नहीं, ये काम करने वाली है। सब मिलके उन्होंने क्या किया, 300 नींबू के पेड़ लगाए। नींबू के पेड़ लगे, नींबू तोड़ के वो लेके गई मार्केट में, तो 6 रुपये किलो बिक रहे। उसने बेचा नहीं कि मैं वापस ले जाऊंगी, इतने में क्या होगा। वो कट्टे में भर के वापस ले गई। अब बैठी कि ये तो सड़ जाएंगे, तो क्योंकि सड़ तो ही रहे हैं, मैं अचार बना देती हूँ ताकि कोई वो लेगा तो ठीक है। उन्होंने अचार बनाया तो अच्छे भाव में बिक गए उनके। तो इस तरीके से उन्होंने फिर पूरा अचार बनाने का वो सेटअप लगाया। और फिर उन्होंने वीडियो देख के कि रूमा दीदी अगर एग्जीबिशन से शुरू करती है तो मैं भी एग्जीबिशन करूँगी। और वो अचार का भी सुना। हाँ, वो अचार उन्होंने एग्जीबिशन में जाके सेल किया और उनका बहुत अच्छा कारोबार, और आज वो 10-20 महिलाएं मिलके काम कर रही है। क्या बात है। तो इस तरीके से महिलाएं उभर मतलब प्रतिभाएं उभर के आ रही है हमारे ग्रामीण क्षेत्र से। तो आपने कभी रोमा जी सोचा था कि एक वो कढ़ाई की सुई से, ओके, आप इतने महिलाओं को प्रभावित करेंगे, और वही नहीं, आप सिर्फ पूरे दुनिया भर में आप इतने लोगों को प्रभावित, कभी आपने सोचा था वो? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि जो भी काम किया ना कोई प्लानिंग के साथ में नहीं किया गया। जैसे हम काम करते गए और आगे बढ़ते गए। दिल से। दिल से काम किया बस। इसी के साथ में आपने जैसे बोला कि आपको रिसेंटली अवार्ड मिला, वो कैसा लगा? तो अभी दीपावली पे एक स्नेह मिलन का प्रोग्राम था न्यूयॉर्क में, और 10 साल पहले इन्होंने शुरू किया था। तो 10 साल ये 10वां साल था, उसमें सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसमें अवार्ड के लिए मुझे चुना गया और इंडिया से मैं गई वहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो टाइम्स स्क्वायर पे अवार्ड दिया जाता है। तो वहाँ पे दिया, क्योंकि हर किसी के मन में एक खुशी होती है, कोई गांव में भी एक पोस्टर लग जाता है। तो और टाइम्स स्क्वायर की मेन बिल्डिंग पे जब वो पोस्टर लगा और लोगों ने मुझे फोटोज भेजे, तो मुझे आप थी जब वो आपका पिक्चर आई थी आपके टाइम वो स्क्वायर? हुआ क्या था कि जब मुझे बुलाया गया तो उस दिन तूफान आ गया था और वहाँ का पोस्टपोन हो गया था प्रोग्राम। तो अच्छा। अवार्ड का फंक्शन उन्होंने बाद में रखा। हालांकि उन्होंने एक रेस्टोरेंट में एक छोटा प्रोग्राम रख के मुझे अवार्ड दे दिया, क्योंकि मैं इतनी दूर से गई, तो अवार्ड तो दे दिया, लेकिन मेन जो प्रोग्राम था वो बाद में किया। जब प्रोग्राम किया मैं वहाँ नहीं थी, तो वो फोटो मेरा उस बिल्डिंग में लगा। टाइम स्क्वायर पे। टाइम्स स्क्वायर पे। तो ये मतलब अचीवमेंट हाँ, हम सबके लिए, मेरी बहनों के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा। और ऐसे ही और बहनों को अवार्ड मिलते रहें, हौसला मिलता रहे और आगे बढ़ते रहे। सो दर्शकगण, अगर आप रूमा देवी जी को देखना चाहते हैं, टाइम स्क्वायर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाड़मेर में जाइए और रूमा देवी जी के साथ जाके वहाँ पर काम कीजिए और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कीजिए। तो रूमा जी, एक रैपिड राउंड हो जाए आपके साथ? बिल्कुल। बिल्कुल, तैयार हैं आप? चलिए, ओके। कोई ऐसा हैंडीक्राफ्ट पीस जो आपका हिस्सा बन गया हो? देखिए, हैंडीक्राफ्ट तो मेरा दिल में बचा हुआ है, और जो मैं कपड़े पहनती हूँ वो मेरा हैंडमेड ही रहता है। खुद बनाती हैं आप? मैं खुद बनाती हूँ, नहीं तो मेरी बहनें बनाती है, लेकिन मैं कभी मशीन वर्क का कपड़ा नहीं पहनती हूँ। तो मेरा मतलब मेरा जीवन का हिस्सा हैंडीक्राफ्ट ही है। एक ऐसी जगह जहाँ आप इंडियन क्राफ्ट्स को दिखाना चाहती हैं?
देखिए जो मैंने सोचा है वहाँ तक तो मैं पहुँचा चुकी हूँ हमारी इंडियन क्राफ्ट को, और कभी मन में ऐसा विचार आएगा तो वहाँ पे भी पहुँचा देंगे। ओके। कोई ऐसी महिला लीडर जिनसे आपको मुश्किल दिनों में हिम्मत मिलती हो? ऐसी मुश्किल घड़ी जब भी आती है तो मेरी हिम्मत ही मुझे आगे बढ़ाती है, तो मैं मेरी साथी, मेरी हिम्मत और मेरी ताकत, मेरा जुनून, इसी को ही ब मानती हूँ। तो दर्शकगण, आपने सुना कि जब आप कभी कठिन समय में हो, तो अपने जुनून को, अपनी हिम्मत को हमेशा अपने साथ रखिएगा, बिकॉज़ वही आपका सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं, साथी। साथी है। बराबर। ओके। और अगर कड़ाई नहीं होती तो आप कौन-सा रास्ता चुनती? ये थोड़ा-सा क्योंकि सोचा ही नहीं कभी कभी। सोचा ही नहीं। पर फिर भी नहीं तो गाँव की लाइफ ही जीती रहती होती, पता नहीं। मैं तो वही थी और मुझे यही आता था। रोमा जी, आपसे बात करके बहुत इंस्पिरेशन मिली, और आपकी कहानी हमें दिखाती है कि महानता की बुनाई उम्मीद की सबसे छोटे धागों से भी की जा सकती है। कभी भी वो इंस्पिरेशन नहीं छोड़नी। बहुत सी महिलाएं जो आज हमें सुन रही हैं, शायद उन्हें लगता है कि वो ऐसे हालातों में फंस गई हैं जहां से वो नहीं निकल सकती। एक महिला होने के नाते से आप उन महिलाओं से क्या कहना चाहती हैं जो इस टाइम कठिन समय से निकल रही हैं, या कठिन समय को कैसे वो फेस कर सकती हैं? क्या कहना चाहेंगी आप उनको? देखिए वैसे तो महिलाओं में वो ताकत होती है, वो कोई भी परिस्थिति से लड़ के आगे बढ़ सकती है। तो मैं हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि आप एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़ें। हम सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर है, तो क्यों ना हुनर के ज़रिए आगे बढ़ें, स्वावलंबी बनें। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। खड़े रहें और अड़े रहें। क्या बात है! तो रुमा जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत थैंक यू जो आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे आईं। मुझे आपसे आपको सुनकर बहुत-बहुत इंस्पिरेशन मिली, और मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे दर्शकगण हैं, जो महिलाएँ हैं, वो सब जो आपको सुन रही होंगी, उनको भी वो प्रेरणा मिलेगी। और आपने जो बोला, नई सोच, नई उड़ान। नई उड़ान। तो इन सब को सुनते हुए आपने हमें ये भी दिखाया है कि बदलाव धीरे-धीरे बुना जा सकता है, एक-एक चॉइस से। और हर महिला में ये ताकत होती है कि वो सिर्फ़ अपनी ही नहीं, बल्कि कई और लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। सो सभी सुनने वालों को, आपकी बेस्ट लाइफ परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये आपके मकसद के बारे में है। इसे एक एक चॉइस से बुनते जाइए। ये था लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड। मजबूत रहिए, खुद पर भरोसा कीजिए, स्वस्थ रहिए। अगर इस एपिसोड ने आपको इंस्पिरेशन दी है, प्रेरित किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।